जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेखपाल का एग्जाम आज हुआ है और उसकी जो आंसर की है वो हम लोग देखेंगे मोस्ट ऑथेंटिक वे में जो आंसर हमें मिल सकते थे, और इसको मैंने खुद सॉल्व करने की कोशिश किया आप लोगों के लिए। जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो हम लोग बाद में डील करेंगे। 90 क्वेश्चन जो हैं उनको हम लोग अच्छे से देखेंगे और आप लोग अपने आंसर को चेक करने के बाद अपने मार्क्स जरूर शेयर करिएगा। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स का कहीं और से भी आंसर देखा हुआ है तो टोटल जितना आपके सही बन रहे हैं वो यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि जो कट ऑफ का एक आइडिया है वो हम लगा सकें। पेपर को देखने के बाद देखिए, एग्जाम हॉल में पेपर थोड़ा टफ लगता है, बाहर भले ही थोड़ा इजी लगता है। तो इजी वे तो आप बोल ही नहीं सकते हैं किसी भी पेपर को। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये पेपर जो है कहीं ना कहीं वो मॉडरेट की तरफ था। कंप्यूटर बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर था, मॉडरेट से टफ मानिए, मोस्टली क्वेश्चंस उसके टफ थे। कंप्यूटर टफ की कैटेगरी में जाएगा, ओवरऑल पेपर मॉडरेट से टफ के बीच में कहीं ना कहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये पेपर ऐसा है जहां आप 70-75 आराम से ला सकते हैं। 65, 64, 66, 68 इतना भी स्कोर आपका हो रहा है तो आप रेस में बने हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आंसर को देखना शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पहले आंसर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। तो इसमें जो ये सी ऑप्शन है ये होगा, चार आदमी नहीं बल्कि चार आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। तो ये चार आदमियों होगा, तो सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अधिधन आत्म होगा, बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? उपकार। उपकार का अपकार होता है, उचित का अनुचित होता है। अब ये जो उपकार और अनुचित लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा युग्म। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? जब आप पढ़ेंगे नमः दंते, इसका सही होगा। जब आप विसर्ग संधि कभी पढ़ेंगे तो यहाँ पे विसर्ग का लोभ होता है, तो ये स जो है शुद्ध रूप में बिना व्यंजन के साथ में जुड़ता है। तो नमः और ये स है, तो ये ते के साथ जुड़ के स्ते बन जाता है। तो नमः धन ये ते, ये क्या बन जाएगा? नमस्ते। अगला क्वेश्चन जो है, बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब होता है कि अवसर का लाभ उठाना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची में हम लोगों ने देखा था ये गयंध नहीं होगा, क्योंकि गयंध जो एक बड़ा सा हाथी झूमता हुआ उस तरीके से होता है। ये के हरि, केसरी, शार्दुल, ये सब आ जाएगा आपका सिंह का पर्यायवाची। नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है? यहां पर देखिए धीरे धीरे बोल रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है। तो धीरे धीरे बोलना जो है वो स्थिति बता रहा है कि किस तरीके से बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है। तो ये रीतिवाचक होगा। क्या यहाँ पे आपने कोई माप तौल देखा? नहीं। तो परिणाम परिमाणवाचक नहीं होगा। क्या काल पता चल रहा है कब बोला? नहीं। स्थान पता चल रहा है? नहीं। तो रीतिवाचक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, झरना का पर्यायवाची नहीं है। देखिए वारी जो है ये हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द में देखा था, ये जल का होता है। इसलिए जल को जो धारण किए हुए बादल, द या ज आप जोड़ेंगे, द जोड़ेंगे या धर जोड़ेंगे तो वारी धर या वारिद बादल का पर्यायवाची बन जाता है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मुझे कल जयपुर जाना है, ये शुद्ध वाक्य है इसमें। आगे, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात जो है वो एक तरह का अव्यय होता है, और इसका अर्थ इस तरीके से होता है कि जब ये किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है अव्यय को, तो वो कहीं ना कहीं एक जोर देता है, उसको विशेष अर्थ बताते हुए विशेष जोर देता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे, हरी छत पर बैठा है, यहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई जोर नहीं है। आप भी आइएगा, आप भी आइएगा, तो ये भी जो अव्यय जुड़ा हुआ है यही निपात अव्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहां से, हु क्वाइंट द टर्म की स्टोन स्पीसीज? हु क्वाइंट द टर्म की स्टोन स्पीसीज, यानी कि की स्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट टी पेन। रॉबर्ट टी पेन इसके सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा हुआ है, और यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो यहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा सबसे सही सटीक बात है? ये बी ऑप्शन। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जहां पे रिकॉर्ड जो है वो बहुत मुश्किल होते हैं कि आप उनको रेट्रोएक्टिवली ऑल्टर कर पाए। रेट्रोएक्टिवली ऑल्टर करने मतलब कि एक बार वो आपने ब्लॉकचेन में आपने चीजों को रख दिया, तो फिर उसके बाद आप बैक से
मतलब वापस से उसको ओरिजिन वाली जगह से चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, आपने डेटा को अलग 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 बांट दिया है, तो जहां से आपने शुरुआत की थी अब उस जगह वापस आप नहीं ले जा सकते हैं डेटा को। उस तरीके से रिकॉर्डों को बाद में जो है वो बदलना बहुत कठिन हो जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारे इंडिया का न्यूज था ये, तो ये लग रहा था, उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। विच कंट्री वोन द आईसीसी वुमेन्स इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025? तो महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 भारत ने जीता था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 13th का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13th के बाद 14th। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसीलिए कई बार मैंने आप लोगों को बोला कि जो पीवाईक्यू है उसको अच्छे से लगाइए। नवंबर या दिसंबर में स्टेनो का एक पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, यही क्वेश्चन आया हुआ था। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलेक जेफरीज। उसमें भी कई लोगों को मैंने बताया था, एलेक जेफरीज के द्वारा ये बनाया गया था, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो ये इजी क्वेश्चन था। मनरेगा 1999 नहीं होगा, 2005 में मनरेगा का अधिनियम आया था और 2006 में इसको लागू किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि ये सही सुमेलित नहीं है। मैच द कॉलम में ये सही तरीके से नहीं लगा है सामने ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP किस वर्ष में शुरू किया गया था? यानी नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? 2009 का ये प्रोग्राम है। यूपी पीसीएस में और बाकी एग्जाम में भी कई बार मिलान करने में ये आ चुका है स्कीम। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोगों का गलत नहीं होना चाहिए था। बाकी वो जो ऊपर वाला हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला देखा था, अगर आपने पढ़ा होगा तब तो ठीक है, वरना वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, तो ये जो पोर्टल डेवलप किया गया था मॉनिटर करने के लिए और अपडेट करने के लिए एयर क्वालिटी डेटा को रियल टाइम में, रियल टाइम में मतलब कि अभी जो समय चल रहा है वो रियल टाइम है, तो कौन से पोर्टल का इस्तेमाल किया गया था? यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? कई लोगों ने सफर मारा है, इसका आंसर प्राण होगा। ये प्राण पोर्टल इसका सही आंसर है 17th का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां देखिए 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन ये है, पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के लिए जिम्मेदार ये जो इविल क्वार्टेट है, इविल का मतलब होता है कोई भी चीज राक्षस, खत्म करने वाला, एक तरीके से अभिशाप। तो क्वार्टेट का मतलब चार मुख्य कारण थे जिनकी वजह से कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी और जैव विविधता जो है वो खतरे में थी। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से और शामिल है। द इविल क्वार्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस जो आइडेंटिफाई किया गया इकोलॉजी में, उसमें एक हैबिटेट लॉस था, यानी कि ये जो आवासीय क्षति थी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन था दूसरा कारण, अति दोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और चौथा क्या हो जाएगा? जो एक साथ को एक्सटिंक्शन प्रोसेस था, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सह विलुप्तता देखने को मिल रहा है। कई सारे जानवर जो एक दूसरे पर निर्भर थे वो एक साथ इस समय धरती से खत्म हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहां देखिए ये इसी क्वेश्चन है 19th वाला। उम्मीद है आप सभी लोगों का ये सही हुआ होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन कौन सा था? तो पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1, इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड मिशन टू स्टडी द सन। तो सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 था। अगला क्वेश्चन ये मिष्टी के ऊपर है। मिष्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया भी है एग्जाम में, और इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था इन लोगों ने। तो मिष्टी जो है वो मैंग्रोव से जुड़ा हुआ था। मिष्टी पहल का पूरा नाम क्या है? तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे शोरलाइन मतलब समुद्र तट होता है। समुद्र के तट पे जो ये मैंग्रोव थे, इनके लिए ये लाया गया था इनिशिएटिव। तो ये है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। टेंजिबल इनकम्स मतलब कि टेंजिबल मतलब जो दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, आपकी कमाई समझ में आ रही है, और जो भी समुद्र तट पर ये है इनका जो तरीका है रहने का, हैबिटेट है, वो कहीं ना कहीं इसे हमें बचाना था। यही इसका बी ऑप्शन इसका आंसर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर श्योर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरली याद नहीं होता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के किस सेक्शन के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया?
यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 में था, उसकी किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया? तो ये धारा 3 है इसका आंसर। ये जो भी मार्क गलत है, सेक्शन 3 है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हम किसे जानते हैं? तो ये हम लोग पढ़ते हैं, कायबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कायबू लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर के लोकतक झील पर है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, कायबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जानते हैं? देखिए, दो नदी है, एक चंद्र नदी है, एक भागा नदी है, दोनों मिलके ही चेनाब नदी कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेनाब, सी ऑप्शन। ये भी ज्योग्राफी में कई बार इस तरीके से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये मैंने एक बार करंट अफेयर पढ़ाया था, तो उसमें बोला था कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं भूलना है। क्या क्वेश्चन था यहाँ पर? इंडियाज फर्स्ट मेगावाट आवर स्केल वैनेडियम, जो ये रिडॉक्स फ्लो बैटरी है सिस्टम, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया था? तो भारत की पहली मेगावाट आवर स्केलिंग वैनेडियम रिडॉक्स ये फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा एनटीपीसी नेत्र। वहां पे इनका एक रिसर्च सेंटर है, एनटीपीसी नेत्र, ग्रेटर नोएडा, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़ा गया था? तो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, ये जो शब्द जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी ऑप्शन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? यहां देखिए थोड़ा कंफ्यूजन था, और इस कंफ्यूजन में जल्दी जल्दी में कुछ लोगों ने गलती कर दी यहाँ पर। हाँ, ये इन्होंने अच्छे से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या कि खान अब्दुल जब्बार खान है, ये गफ्फार खान नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी बोलते थे, जिन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी, और ये इनके भाई हैं, खान अब्दुल जब्बार खान। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अगर खान अब्दुल गफ्फार खान दिया होता ऑप्शन, तब वही हमारा आंसर सही होता। तो कभी कभी ये सब क्वेश्चन में भी जल्दी जल्दी लोग गलती कर दें, इसलिए भी ऐसा पूछा जाता है। एग्जाम में प्रेशर भी होता है, बस उसी के लिए ये सब क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ भी कंफ्यूजन था कुछ लोगों को। क्या हुआ है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए कौन से वेब या मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया गया था? तो हुआ क्या था कि पंजीकरण से पंजी शब्द को लिया गया था जब ये आया था, और यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना था, और कौशल जो स्किल था वो यहाँ से लिया गया था। तो कौशल पंजी करके ये पोर्टल का निर्माण किया गया था। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, कौशल पंजी। ये कौशल भारत भी कई लोग यहाँ पे सही किए हैं, और कुछ लोग उमंग में भी कर दिए थे कंफ्यूजन में। तो इसका आंसर हो जाएगा कौशल पंजी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां देखिए, ये क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ, भारत में किस विधान के अंतर्गत, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तटीय विनियमन क्षेत्र, जिसको हम लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन बोलते हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन, तो ये तटीय विनियमन क्षेत्र कौन से अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि बालू है, समुद्र का तट है, उसको बचा रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा कहीं ना कहीं कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ही इसको लागू किया गया था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए थे, परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे ये, इनके बाद ही फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग हमेशा स्टैटिक फैक्ट में पढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? तो बीपीएससी का जब मैंने बताया था आप लोगों को कि इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये लोहना जो उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार है, ये न्यूज में था, उस समय ये आयोजित हुआ था। तो नेशनल इवेंट फॉर नेशनल पंचायती राज डे 2025 वाज हेल्ड एट विच ग्राम पंचायत? लोहना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार, वहां पर यह आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिक्स के सदस्य नेता ने किया था? तो ब्रिक्स का जो ये मीटिंग था, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्राजील में। तो जो अध्यक्ष होंगे वो वहां के राष्ट्रपति थे, वही उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो उनके राष्ट्रपति कौन है? लुई इनेशियो लुला डा सिल्वा।
लुइस इनेशियो लुला दा सिल्वा, यही आंसर इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 32 नंबर, क्योंकि पता होगा तभी आप मार्क कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो सकता था। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा कि कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां हैं जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। तो कंपटीशन को कहीं ना कहीं दिखाता है ये। वो कौन सा प्रिंसिपल था जो बताता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीट करते हैं सेम रिसोर्स के लिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका गॉस का नियम। कहाँ है ये? गॉस रूल, गॉस का नियम। ये गॉस का प्रिंसिपल जो है कंपटीशन बताता है कि एक ही संसाधन पे अगर दो तरह के प्रजाति हैं तो एक विलुप्त हो जाएगी, और बाकी जो भी चीजें हैं वो इसमें आप पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट में ये बायोलॉजी वगैरह में ये देखने को मिलता है। कौन सा, देखिए ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। कई लोगों ने इसमें गोवर्धन और ये सतत पहल मार दिया था सही आंसर। नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक परिवार के बायोगैस संयंत्र का समर्थन करता है। कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम था? स्पेसिफिकली सपोर्ट्स फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट्स इन रूरल एरियाज। इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें आपको नहीं भी पता है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रिक समझ लीजिए, या फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे बल देकर आप चीजों को समझ सकते थे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन पूछा है स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। तो जो यहाँ पर कैंपेन जो है 3 की पिलर्स पे आधारित है। एक है स्वच्छता की भागीदारी, लग रहा है कि स्वच्छता की भागीदारी है। संपूर्ण स्वच्छता, ये भी ठीक लग रहा है। सफाई का संचार, अब सफाई का संचार यहाँ थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर, तो इसका आंसर सी वाला ही हो जाएगा। ये सफाई का संचार इसमें नहीं है, बाकी 3 उसके पिलर थे। अगला क्वेश्चन, वैसे ये एग्जाम में है, सही हो गया तो ठीक है, कोई ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा, ये इजी वगैरह नहीं था। ये इजी क्वेश्चन था कि प्लासी का जब युद्ध 1757 में खत्म हो गया था तो बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? जब अंग्रेजों ने जीत लिया था इस युद्ध को, तो मीर जाफर इसका सही आंसर हो जाएंगे। 35 का बी, मीर जाफर को गद्दी दी गई। अगला क्वेश्चन 38, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषक स्तरों पर रसायनों का संचय क्या कहलाता है? यहाँ पे देखिए दो में कंफ्यूजन होता है हमेशा, बायो एक्यूमुलेशन बी ऑप्शन और ए ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बायो मैग्निफिकेशन। क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका क्रमिक रूप से पोषी स्तर है जिसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल है, मान लीजिए मछली है, मछली को पक्षी ने खाया तो पक्षी के अंदर भी मछली का जो केमिकल रासायनिक स्तर है वो बढ़ेगा। फिर पक्षी को अगर इंसानों ने खाया तो और ज्यादा बढ़ेगा। तो अलग अलग फूड चेन में जब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स या प्राणियों में इस तरीके से आप देखेंगे क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का जब संचय होता है तो इसे हम लोग बायोमैग्निफिकेशन या फिर जैव आवर्धन बोलते हैं। और अगर सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है, जैसे इंसान ही है, खा रहा है कई सालों तक और केमिकल इसके शरीर में बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम सिर्फ एक ही जीव के बारे में पढ़ते हैं, तो इसे हम लोग जैव संचय या फिर बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। यही फर्क होता है बायो एक्यूमुलेशन या फिर बायो मैग्निफिकेशन के बीच में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, Who among the following introduced the concept of stop and go determinism in geography? ये टफ क्वेश्चन है, ये जब तक पता नहीं हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद का ये नारा दिया था? तो ग्रिफिथ टेलर है इसके आंसर, बट एग्जाम में अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो ये हार्ड क्वेश्चन में आएगा। या फिर आप गेस करते हैं और गेस आपका सही हो जाता है, तो यहाँ पे नॉलेज का कोई खेल नहीं था। ये अच्छा क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट बहुत कम लोग ध्यान दिए होंगे कभी, लेकिन सबको पता है महाराष्ट्र में लोनार क्रेटर झील है। तो लोनार क्रेटर लेक जो है वो बुल्ढाड़ा झील, यहाँ पर बुल्ढाड़ा जो यहाँ पर इनका वो है डिस्ट्रिक्ट है, वही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी कई लोगों का कंफ्यूजन में गलती हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था नवंबर 2025 में ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025? तो यहाँ पर जो ये उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन नवंबर 2025 में जो आयोजित हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। 39 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, इजी क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज
का लक्ष्य किसमें दिया गया था? पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन था जो लाहौर सेशन 1929 का, उसी में पास किया गया था। अगले सवाल के ऊपर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आप देखेंगे तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पता होगा तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत टफ था एग्जाम में निकालना। जोखिम का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो आपका होता है खतरा को सुभेद्यता अनावरण तीनों में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं सामना करने की क्षमता से। यानी कि ये जो रिस्क है ये हैजार्ड इंटू वुलनरेबिलिटी, कहाँ गया ये वाला ऑप्शन, रिस्क इज इक्वल टू हैजार्ड इंटू वुलनरेबिलिटी इंटू एक्सपोजर डिवाइडेड बाय कोपिंग कैपेसिटी। तो बी ऑप्शन जो है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये पता है तो ठीक है। एस.सी. दुबे जी जो हैं वो सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा उनका नाम है, उनकी कई सारी किताबें भी आती हैं, समाजशास्त्री हैं बहुत बड़े। तो सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पे लिखा है क्या, विलेज शामिरपेट और ये इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, इसके ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी थी। तो ये एस.सी. दुबे जी हैं। एस.सी. दुबे जी का नाम आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन ही मानिए क्योंकि नाम जनरली कोई नहीं पढ़ता है। ये भी ठीक अच्छा क्वेश्चन था। मानव जो है यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर समिट का आयोजन हुआ था 2025 में, यानी कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, 25 नहीं 26 में जो आयोजित हुआ था, इसमें ह्यूमन सेंट्रिक विजन के बारे में बात करते करते एक्रोनिम एक दिया गया था, मानव। मानव एक शब्द दिया गया था, ये संक्षिप्त, ये जो संक्षिप्त में एक अक्षर है, संक्षिप्त अक्षर, इसमें समाहित किया गया था मानव का। अब इसमें हर एक का फुल फॉर्म था, एम का अलग था, ए का अलग था, एन का अलग था, ए का अलग था, वी का अलग था। आपसे पूछ दिया था एन का क्या होगा, तो एन नेशनल सॉवरेनिटी होगा, राष्ट्रीय संप्रभुता। और कहां पर है नेशनल सॉवरेनिटी, राष्ट्रीय संप्रभुता, ये सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां लिखा है कि रेपो रेट के बारे में आपसे पूछा है। रेपो रेट वो रेट होता है जो आरबीआई पैसा देती है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले। तो उनको उधार देती है, लेकिन उनको बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि सरकारी प्रतिभूतियां हैं वो आरबीआई के पास गिरवी के तौर पे रखनी पड़ती है, सिक्योरिटी के तौर पे रखनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 44 के बाद। इसके बाद ये स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स को अभी सॉल्व नहीं किया है मैंने, तो आप लोग कहीं और से अगर देखे हैं तो फिर यहाँ जितने मार्क्स आपके बन रहे होंगे उसमें ऐड कर दीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स को आप लोगों को अलग से यूट्यूब पे जरूर क्लास बताएंगे। तो काफ़ी सारे लोग हैं जैसे लोअर पीसीएस के लिए भी लगे हुए हैं, इस बार तो इतना समय नहीं मिल पाया आप लोगों के लिए। यहाँ से 55 क्वेश्चन से हम लोग आते हैं फिर से। 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद जी के मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे नीलम संजीवा रेड्डी जी, इनके बाद चुने गए थे, कार्यवाहक के तौर पे काम नहीं किए थे। उस समय जीडी जत्ती जी थे, ये जीडी जत्ती जी जो है वो उस समय उपराष्ट्रपति थे, तब उन्होंने पद संभाला था। उसके बाद चुनाव हुआ था, तब जाके नीलम संजीवा रेड्डी जी राष्ट्रपति बने थे। तो कार्यवाहक के रूप में जीडी जट्टी जी थे, आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ देखिए COP 26 पूछ दिया यहाँ पे, 26वां सम्मेलन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्टियों का 26वां सम्मेलन जो हुआ था, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम, 2021 में ये आयोजित हुआ था। और ये जो 26वां, ये जो 26th COP का आयोजन हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, इसी में भारत ने पंच अमृत का टारगेट दिया था। पंच अमृत का टारगेट इसी से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। आगे हम लोग देखते हैं, 56 हो गया। 57, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनी है। देखिए जो द्विसदनीय बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उसके लिए एक हमेशा से शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, ये है आपका ताज कुंभ। कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, पहले इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए। कौन, ये वो राज्य हैं जिनके पास द्विसदनीय, यहां पर आप देखेंगे विधायिका है, यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। राज्यसभा लोकसभा की तरह एक एमएलसी होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो उनके चुने गए प्रतिनिधियों को एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एमएलए है जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब यहां पर देखिए ताज कुंभ में ये है तेलंगाना, तेलंगाना है तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा कि कौन सा नहीं है। ए से आंध्र प्रदेश है, जे से जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, तो इनको हटा दीजिए। के से कर्नाटका है, यू से उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में नहीं होगा। एम से महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, और आपके सामने क्या ऑप्शन है, मध्य प्रदेश।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक सदनीय यहाँ पर विधायिका है, द्विसदनीय नहीं है। और बी से बिहार है, बिहार भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये मैंने योजना आयोग पे जो अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया था, तो उसका आंसर 1950 था, और यहाँ पे 1950 एक ही है, मार्च में हुआ था। उसमें भी ये क्वेश्चन टफ तब हो जाता है जब यहाँ पर जनवरी, अक्टूबर, सितंबर 1950 के 4 ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा मार्च 1950। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ये इसमें आपको पता होगा तो आप सही कर लेंगे, नहीं तो ऐसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक का जारी किया हुआ रिपोर्ट होता है, पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ्स। क्योंकि जितने भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक सामाजिक विकास है, वो हमेशा उस तरह की रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जारी करता है। इस तरह से आप चीजों को समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, समवर्ती चुनाव यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक उच्च आधारित समिति का गठन किया गया था। कब हुआ था ये? हाई लेवल कमेटी जो गठित हुई थी, ये हुआ था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति, तो उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी, और ये बनाई गई थी 2 सितंबर 2023 को। 2023 भी अगर आपको पता है तो भी आपका आंसर हो जाएगा, 2 सितंबर था ये। बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ था उस समय का, और 1-2 एग्जाम में भी आया हुआ था। तो ये 2 सितंबर 2023 जो है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, ये कंफ्यूजन वाला है, इसमें कई सारे लोग जल्दी जल्दी में ये जिन्होंने पेपर सॉल्व किया उनका भी गलत हो गया। कौन सा अंतरिक्ष मिशन है जो सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा था? इसी में आप देखेंगे, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात आप करते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने पहला चंद्रमा पे कदम रखा था, वो गए तो थे अपोलो से। ये स्पुतनिक, चैलेंजर, वॉयेजर ये गलत है, लेकिन वो अपोलो 11 था, 11 मिशन था। अब यहाँ झटके में अपोलो 12 अगर आप मार्क कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द अबव। अपोलो 11 मिशन था जिसमें वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ये लोग गए हुए थे, और सफलतापूर्वक पहली बार चंद्रमा पे उन लोगों ने कदम रखा था। तो अपोलो 11 मिशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर दोबारा इस तरह से क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। हिस्ट्री में आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद होने वाला था तो आजादी के पहले के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन को ही यहाँ पर बोला गया कि आप कुछ साल तक यहाँ रहिए, जब तक कि भारत एकीकृत का कार्य कर रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन का काम कर रहा है। तो आजादी के बाद भी पहले गवर्नर जनरल वही बने हुए थे, लेकिन उसके बाद एकमात्र भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने थे, और वो थे सी राजागोपालाचारी। जो 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न मिला था उसमें सी राजागोपालाचारी जी भी शामिल हैं। तो ये ऐसे सवाल हो गया कि दूसरे गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के एकमात्र पहले और आखिरी थे जो भारतीय होने के साथ साथ गवर्नर जनरल के पद पर भी बैठे थे। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए यहां पर बोला है आपसे 4 आपको पूर्वी तट का इन लोगों ने दे दिया था पोर्ट, बंदरगाह, और ये लगभग पूछा कि आप बताइए कि कौन सा कहां पर है, अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हल्दिया पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट कलकत्ता के आगे। हल्दिया पोर्ट के बाद नीचे आएंगे तो उड़ीसा में क्या पड़ता है? पैरादीप। पैरादीप पोर्ट के नीचे आते हैं तो विशाखापट्टनम पोर्ट पड़ता है। यहाँ पर नाम है विशाखापट्टनम, बिल्कुल दिया हुआ है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम के नीचे जब आप आते हैं मेजर पोर्ट में, जो प्रमुख बंदरगाह है पूर्वी तट पर, उसके बाद यहीं पे ही आप देखेंगे चेन्नई में ही पड़ता है इन्नौर। इन्नौर पोर्ट जो है वो चेन्नई के उत्तरी डायरेक्शन में, चेन्नई आप कभी भी जाएंगे तो ऐसे थोड़े लंबे में है, तो ये उत्तरी छोर है चेन्नई का। और उसके बाद यहाँ पर क्या है? चेन्नई। चेन्नई खुद नाम से चेन्नई पोर्ट है, और ये भी इन्नौर भी चेन्नई में आता है लेकिन इन्नौर नाम से। और सबसे नीचे जो है वो टूटीकोरिन होता है, टूटीकोरिन पोर्ट होता है। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? हल्दिया। हल्दिया 4 ऑप्शन हमारा हो गया। फिर पैरादीप, पैरादीप हमारा 1 हो गया, तो 4 के बाद 1, ये आ गया आंसर। ये सही मार्क है इनका, 4 1, उसके बाद 2 विशाखापट्टनम, 3 चेन्नई। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, 4 1 2 3। आगे देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है तो मुश्किल हो जाएगा ये सॉल्व करना। तो इसका आंसर क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपतित
और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण है, यानी कि क्या परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है जो कि इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का परसेंटेज के तौर पर होगा। सूरज की जितनी रोशनी आ रही है, सिंपल भाषा में हम समझते हैं, सूर्य की जितनी रोशनी धरती पर पड़ रही है, जो भी पौधे हैं वो कितना प्रतिशत उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपने फोटोसिंथेटिक गतिविधि के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 10%। 50% क्या इतना हिस्सा यूज होता है? 100% तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इन दोनों में कंफ्यूजन आपको हो सकता था। अगर आप नहीं अच्छे से पढ़े हैं, नहीं याद आ रहा है, तो जल्दी में भी कंफ्यूजन हो सकता था। इसका आंसर 2 से 10% होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अब बहुत अच्छा पेपर बना है कंप्यूटर का। पहली बात तो जब तक आप CSIT नहीं पढ़े हैं, कोई अच्छे से टेक्निकल पढ़ाई नहीं की है, कंप्यूटर में डीप में जाके नहीं समझे हैं, ये पेपर में 6-7 क्वेश्चन भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क साइटेशन डायलॉग बॉक्स जब भी हमें खोलना होता है तो कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा यूज होता है? तो कंट्रोल शिफ्ट और आई, इन तीनों को आप जब भी प्रेस करेंगे तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पर यूज हो जाता है। आगे देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट की हम बात करें तो एमएस पावर पॉइंट में कौन होंगे? ये बहुत सारे लोग एलन ट्यूरिंग और इनको कर दिए थे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग है। ये नहीं, एलन ट्यूरिंग जी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। ये है एमएस पावर पॉइंट के, यहां पर इन्होंने एमएस पावर पॉइंट के आविष्कारक हैं, डिस्कवरर हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल+5 का क्या रोल है? देखिए क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग होती है। जब आप फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये ऐसे कटते हुए चला जाता है, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग। तो ये हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करने या हटाने के लिए ये यहां पर इस्तेमाल होता है। क्या? अगर आप कंट्रोल+5 को ऐसे प्रेस करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम के सब अलग अलग पार्ट यहां दिया हुआ है। कंपाइलर नहीं होगा। कंपाइलर क्या है? एक तरह का अलग से सॉफ्टवेयर है जो आपके हायर लेवल लैंग्वेजेस होते हैं, C++, इस तरीके से, तो इसको मशीन लैंग्वेज में बदलने में काम देता है। ये सिंपल सी बात है। हमारा कंप्यूटर जो है वो मशीन की भाषा समझता है, 0 1 0 0 1 0 ऐसे। आप जब इसको दे रहे हैं तो कंपाइलर का काम ही यही है कि इसको आसान भाषा में कंप्यूटर के समझने लायक मशीन लैंग्वेज में बनाया जाए। और इसीलिए कभी कंप्यूटर पढ़ने का हम लोग को मौका मिला तो आपको कंप्यूटर दिखेगा कि किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो कार्य करता है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपको टफ लगते हैं वो कहीं ना कहीं ईजी लगेगा, क्योंकि हम उसको समझते नहीं, इसलिए हमें टफ लगता है। तो इसका आंसर कंपाइलर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। मल्टिक्स, अच्छा हाँ, मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है? तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 कहते हैं इसको, PL/I को। तो ये नहीं पता है, या तो तुक्के में सही हो जाए तो बात अलग है। तो PLI बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हार्ड पेपर था कंप्यूटर का। आगे हम लोग देखते हैं। आगे है डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? तो इस फीचर में बहुत कम लोग उपयोग करते होंगे। सेटिंग्स में जाके बलून सेटिंग एक होती है, उसमें जाके फीचर्स में बलून सेटिंग आप ऐसे क्लिक करते हैं उसको, तब जाके सेलेक्ट करते हैं, तब जाके आपका ये चीज खुलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72। ये देखिए इजी क्वेश्चन था, ये नहीं आपको गलत करना है, नहीं तो फिर थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं हम लोग मार्क्स में। तो यहाँ लिखा है कि यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये डी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर। ये गलत हो गया इनका, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? तो ये ब्लॉक 0 है। ये जब तक बूट स्ट्रैपिंग और उसके बारे में आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। इसके और भी नाम होते हैं, उसमें नहीं जाएंगे अभी हम लोग। ब्लॉक 0 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। हैडूप के बारे में क्वेश्चन पूछना वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा हैडूप यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संरचित डेटा ट्रांसफर करता है? तो इसका आंसर स्कूप हो जाएगा। ये इनका बिल्कुल ठीक है, स्कूप इन्होंने मार्क किया है। अभी सिर्फ आंसर समझते जाइए, डिस्कशन हम लोग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए लिबर ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होती है उनकी, मतलब अपने आप वो फाइल एक्सटेंशन आपको डॉट के आगे लिखा हुआ ODT आता है। लिबर ऑफिस अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब ये इजी क्वेश्चन है अगला वाला, ये टफ क्वेश्चन था 75। 76 इजी है। वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो ये मानक है फ्रंट एंड मार्कअप भाषा, तो फ्रंट एंड मार्कअप लैंग्वेज जिसे हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, HTML। और ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ये इन्होंने सही मार्क किया है। पाइथन नहीं होगा, C++, जावा नहीं होगा। आगे क्या लिखा है? कंप्यूटर शब्दावली में गीगो GIGO का क्या मतलब होता है? तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर में।
जनरल इनपुट जनरल आउटपुट नहीं, ये नहीं होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। आगे देखते हैं हम लोग 77 के बाद 78। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शंस कमांड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कनेक्शंस कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये इनका आंसर सही है, डेटा टैब। ये डेटा टैब होता है, उसी के अंडर में आप जाएंगे तो कनेक्शंस कमांड आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। बैक स्टेज जो व्यू टैब, ये किस टैब से लिया जाता है? तो एमएस पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू इज एक्सेस्ड थ्रू यहाँ पे फाइल टैब। वो डेटा टैब का अलग रोल होता है, फाइल टैब का अलग रोल होता है। ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर किया गया था? ये है हेराल्ड ब्लैटेंड जी। हेराल्ड ब्लैटेंड, हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम से भी आप देखेंगे इनको। ये ब्लूटूथ टेक्निक का नाम इनके ऊपर पड़ा था। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से अपना यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल इजी टू मॉडरेट था, 2-4 क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी इजी था। जैसे यहाँ देखिए, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये वाराणसी में है, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय ये कानपुर में है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ये झांसी में है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ये इन्होंने मार्क बिल्कुल सही किया है। तो ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 81 का डी। ये हिंदी इंग्लिश में दोनों तरफ दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप अगर फोटो भी आपको याद आ जाए तो जो गोरखपुर के सांसद हैं श्री रवि, जो वहां पर आप देखेंगे जो गोरखपुर के सांसद जी हैं, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा रवि किशन जी साथ में फोटो लिए हुए थे, और बाकी और भी माननीय लोग वहां मौजूद थे। तो ये गोरखपुर में आयोजित किया गया था। ये था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी। तो कौन सी सिटी ने होस्ट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम? आंसर इज ए, गोरखपुर। आगे देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले में स्थित है, जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी। आगे, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेडमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष जो है वो हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये भी वाराणसी में स्थित है। आप जब जाएंगे तो टाटा मेमोरियल का वहां पर कैंसर हॉस्पिटल है, उसी कैंपस में बगल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वहां पर मौजूद है। वाराणसी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित हैं? तो जब भी आर्ट एंड कल्चर आप उत्तर प्रदेश का पढ़ेंगे तो 2 मंदिर हमेशा आपको सुनने को मिलेगा, एक है देवगढ़ का और एक है भीतर गांव का। जरा कमेंट सेक्शन बताएगा कि ये दोनों कौन कौन से शहर में या किस जिले में विराजमान है दोनों मंदिर। आगे देखते हैं, कानपुर में जो वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये याद आ गया तो ठीक है, वरना कंफ्यूजन लोगों को 88 और 85 में हुआ था। इसका 88 ही आंसर सही है। 1988 में इसको स्थापित किया गया था। जब यहाँ के जो फॉरेस्ट रिसर्च में फॉरेस्ट ऑफिसर जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं, चाहे आईएफएस में सेलेक्ट हो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, या अपने यहाँ के, तो उनकी ट्रेनिंग जरूर यहाँ पर उनको मौका मिलता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला में स्थित देवा शरीफ दरगाह निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित है? तो हाजी वारिस अली शाह जी से ये संबंधित है। देवा शरीफ का वहां मेला भी लगता है। हाजी वारिस अली शाह जी, इनको सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका है जिनको ठुमरी की रानी के नाम से कहा जाता है? ये फिर से आ गई गिरजा देवी जी हमारी वाराणसी की, तो ये हो गई गिरजा देवी जी। आगे यहाँ ओडीओपी में आप देखेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जिसको हम ओडीओपी कहते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना जो बनाया गया था, उसमें आप काला नमक चावल, काला नमक राइस के बारे में सुनेंगे। सिद्धार्थनगर जिले में है काला नमक राइस, वहां का उत्पाद है। तो वन डिस्ट्रिक्ट ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत उनको शामिल किया गया था, और इसीलिए इनको बुद्धा राइस भी बोलते हैं, बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संभल किस वर्ष में किया गया था? संभल न्यूज में भी था, तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि जिले के नाम पूछ सकता है, बट फिर भी काफी लोगों को इसका आंसर पता होगा। 2012 में इसका नाम बदलकर वापस से संभल किया गया था। 2012 में गवर्नमेंट भी थी। अगर आप ऐसे सोचेंगे 2012 में सपा की गवर्नमेंट आई, तो नाम शायद उसी समय चेंज हुआ होगा, क्योंकि 2011 तक जो पूर्व मुख्यमंत्री थी मायावती जी थी, उसके बाद अखिलेश जी बने, तो 2012 से 17 उनका कार्यकाल चला, तब उन्होंने 2012 में इसका नाम चेंज किया। ये भी आप सोचेंगे तो भी ठीक है, 2012 इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा।
24 जनवरी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों से। तो ये बर्ड सेंचुरी कौन था उत्तर प्रदेश का जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? पार्वती अर्का बर्ड सेंचुरी ये है, ये सांडी नहीं है। पार्वती अर्का बर्ड सेंचुरी, ये पार्वती एक ऐसे है ऑक्सबो लेक, गोकुल झील, और एक है ये आपका अर्गा बर्ड सेंचुरी। ये एक पार्वती और अर्का दो ऐसे बड़े बड़े जो पक्षी अभयारण्य हैं वो आप देखेंगे तालाब झील जैसे हैं। कहाँ पर है ये आपके गोंडा में स्थित है। जरूर एक बार आप गूगल में सर्च करके इमेजेस को देखिएगा, गोंडा में ये स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए जब आगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? हृदय नारायण दीक्षित जी, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पूछ रहे थे, ये लिटरेचर के लिए पाए गए थे, लेकिन इनका आंसर सही आंसर हो जाएगा सोनिया नित्यानंद जी। सोनिया नित्यानंद जी को मिला था पद्मश्री उत्तर प्रदेश से 2025 में। किस में मिला था? ये मिला था मेडिसिन के फील्ड में। जो आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये KGMU, ये इसके वाइस चांसलर हैं, वीसी हैं, ये वीसी थी इसीलिए, और इनका काफ़ी रिसर्च वर्क और बहुत अच्छा इनका वर्क वगैरह रहा है, उसी के रिकॉग्निशन में, पहचान में ये अवार्ड दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखित है? गोदान, गबन, निर्मला तीनों है। आनंद मठ को लेकर बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आनंद मठ आप हमेशा पढ़ते आते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया था, तो ये चीज हिस्ट्री में भी आप पढ़ते आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित थे? तो काफी लोग इसमें वॉलीबॉल भी किए हुए हैं, ये हॉकी से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी 96 का। 97, देखिए 97 में आप एक चीज अगर समझ जाते तो आपका आंसर सही हो जाता। ये पूछा है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0, पहले हर चीज का पहला संस्करण एडिशन लॉन्च होता है, उसके बाद दूसरा संस्करण या एडिशन लॉन्च होता है। सरकार बनी है पहली बार में योगी जी की गवर्नमेंट की, कब है? 2017 में, और उसके बाद दोबारा कब बनी है? 2024 में। तो अब 2017 में ही क्या लॉन्च हो गया होगा 2.0, त्रिनेत्र 2.0? नहीं, पहले त्रिनेत्र का पहला संस्करण आया होगा। ये ऑप्शन इसको आप कट कर दीजिए। जब इसको आप कट कर देंगे, दूसरा तीसरा पढ़ने पे लग रहा है कि हाँ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक होगा। ये तीन ऑप्शन गए, 2 और 3, इसका आंसर सही हो जाएगा। और 2024 में जब दोबारा गवर्नमेंट आई है तब उसमें 2.0 फिर से लॉन्च किया गया है, दूसरा संस्करण। तो इस तरीके से भी आप पहचान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, दिमाग इधर उधर भी चलता है, बहुत सोचता है, तो लाजमी है कि ये क्वेश्चन भी कई लोगों का गलत हो सकता है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? अब देखिए यहाँ पे लोगों ने जीएस भरूचा जी का भी नाम सुना, जैसे इन्होंने मार्क किया है जिनका पेपर है, और बीएन लाहेड़ी जी भी हैं। जीएस भरूचा जी का जो नाम आप सुनते हैं, ये फर्स्ट कमिश्नर थे, लेकिन ये फर्स्ट कमिश्नर मुंबई पुलिस के थे, जीएस भरूचा जी। बीएन लाहेड़ी जी जो हैं वो आजाद, जब ये आप देखेंगे भारतीय पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी बने थे, पहले संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के आईजीपी, उस समय डीजीपी के बराबर इसी तरह का पोस्ट हुआ करता था आईजीपी। तो ये पुलिस महानिरीक्षक बने थे पहले उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये है इसके आंसर बीएन लाहिड़ी जी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट स्थित है? अनपरा तो इधर है, सोनभद्र रेणुकूट के पास में। इसका आंसर हो जाएगा रोजा थर्मल पावर प्लांट। ये भी इजी था, रोजा थर्मल पावर प्लांट, और ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा वाला आपको पता होना चाहिए। और ये जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट किधर है? ये परीक्षा और रोजा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर डी हो जाएगा, 100 का डी। तो स्टैटिस्टिक्स वाला जो सांख्यिकी वाला डीआई वाला जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला है, एक बार आप लोग मैच करा लीजिएगा, उसको नहीं सॉल्व किए हैं तो इसीलिए आंसर आप लोगों को नहीं बताए हैं। 90 क्वेश्चन लगभग हो गया है डिस्कशन, एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं। 10 क्वेश्चन आप डीआई के जहां भी सॉल्व हुआ होगा वहां से मैच करा के अपना 100 में से स्कोर आप बता सकते हैं, या फिर आप 90 जो यहाँ बताया गया है इसमें से बता सकते हैं। फिर भी आपको लगे किसी क्वेश्चन का गलत आंसर बताया गया है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोगों को 1-2 दिन में दोबारा से फिर से उसको करेक्ट करके जरूर बताएंगे। फिर भी जहाँ तक पेपर है मॉडरेट टू टफ की तरफ है, मॉडरेट बोलेंगे, इजी तो वो पेपर होता ही नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये है आज का पेपर, ये जितना एनालिसिस हुआ है। कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, किसी भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पूछना हो तो अलग से वीडियो जरूर बना देंगे उन क्वेश्चंस पर। और इसके ऊपर हम लोग एक बार और एनालिसिस करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी किस तरह के क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है, और वनडे एग्जाम में
आप और कैसे मेहनत कर सकते हैं लोअर पीसीएस के लिए भी हम लोग डिटेल्ड स्ट्रेटेजी दोबारा से करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लगा होगा पेपर का और हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।